हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RG24/7 पर। दोस्तों ये जानते हैं क्लास 8 NCERT सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान में लेसन नंबर 2 जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन, और इसमें पार्ट 4। तो आइए देखते हैं इसमें आगे। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। चित्र 2.13 घास स्थल एवं वन। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, जहां जल की अधिकता होती है। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है, वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती हैं, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ, गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मार्स और लाइकेन सम्मिलित हैं। चित्र 2.14 वन में अजगर। वनों को उनकी पत्तियां गिराने के आधार पर प्रायः सदाहरित वन और पर्णपाती वन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, अर्थात बांटा जाता है। सदाहरित वन उन्हें कहते हैं जिन वनों के वृक्ष वर्ष के किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं। पर्णपाती वन ऐसे वन हैं जिनके वृक्ष वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये विभिन्न अक्षांशों में इनकी स्थिति के आधार पर उष्णकटिबंधीय अथवा शीतोष्णकटिबंधीय में वर्गीकृत किए गए हैं। आप पिछली कक्षा में विभिन्न प्रकारों के वन, उनके वितरण और उनसे संबंधित प्राणी जीवन के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। चित्र में देखिए, चित्र 2.15 स्कूल में छात्रों द्वारा वनों पर बनाया गया कोलाज। पिछले 2 शताब्दी में विश्व में जितने लोग थे, इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों में वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। आइए देखते हैं आगे। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी संरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधे और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर भी हैं। वन उन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दानावर और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहे हैं। चित्र 2.16 सुनामी के पश्चात ग्रेट निकोबार की वर्षा प्रचुर वन में क्षति। आज की प्रमुख चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैरकानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। चित्र 2.17 ब्लैक बक को सुरक्षा की आवश्यकता है। क्रियाकलाप। समाचार पत्रों को पढ़िए और ज्ञात कीजिए कि यह अग्नि कैसे प्रारंभ हुई, क्या इससे बचा जा सकता है। अधिक जानिए। दानावर प्राणीजात और वनस्पति जात के संपूर्ण क्षेत्र के लिए एक खतरा है। दानावर मुख्य रूप से 3 कारणों से घटित होता है। दानावर अर्थात वन में लगने वाला आग, तड़ित झंझा के कारण प्राकृतिक अग्नि का लगना, लोगों की लापरवाही के कारण घास फूस में जनित उष्मा के कारण अग्नि का लगना, स्थानिक लोगों, उद्यमी एवं शरारती लोगों द्वारा किसी उद्देश्य से अग्नि का लगना। नियंत्रण के कुछ उपाय। शिक्षण द्वारा अग्नि लगने से रोकना। प्रशिक्षण बिंदुओं, निपुण भूमि, चौकसी तथा संचार जाल से समन्वित जाल द्वारा अग्नि लगने का शीघ्र ही पता लगाना चाहिए। आइए देखते हैं आगे। राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवन अभ्यारण्य जैव मंडल निचय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। सक्रिय घाटियों, झीलों, आर्द्रभूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन होने से बचने के लिए आवश्यक है। शब्दावली। राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या तो वे विलुप्त होने के कगार पर हैं। चित्र 2.18 चित्रों का झुंड। चित्र में देखिए, प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने के लिए प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। चित्र 2.19 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों का झुंड। शब्दावली। जैव मंडल निचय यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े संरक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है, जिससे संरक्षण और विकास के लिए बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES की स्थापना की गई है, जिससे प्राणियों और पक्षियों की अनेक प्रजातियों की सूची तैयार की गई है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। CITES
सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं को 5000 जातियों और पौधों की 28,000 जातियों को संरक्षित करना है। भालू डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल डॉल्फिन और एलो कुछ उदाहरण हैं। धन्यवाद दोस्तों। इस क्लास के अगले लेसन की जानकारी हम अगली वीडियो में देंगे। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय